नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा तेलंगाना राज्य की, जहां पर विधानसभा के चुनाव 2023 में होने वाले हैं। ये चुनाव इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत से एक तरह से फ्री हो चुकी है और कर्नाटक में उसकी पोजीशन थोड़ी सी शेकी है। तो इसलिए वो तेलंगाना पर एक जोर का प्रचार का हमला शुरू कर दिया है। अब एकदम से भारतीय जनता पार्टी के लिए तेलंगाना का महत्व बढ़ गया है। ये इस बात से भी ज्ञात होता है कि मोदी जी जापान से सीधे पहले हैदराबाद आए। यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस का एनुअल कन्वोकेशन में उनको बुलाया गया था। अब मोदी जी कितने कन्वोकेशंस में आज तक गए हैं, तेलंगाना तो छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान में कितनी जगह गए हैं, ये फिगर मेरे को नहीं मिला है। और चुनाव प्रचार का बिगुल उन्होंने कुछ इस तरह बजाया। तेलंगाना आंदोलन इसलिए नहीं चला था कि कोई एक परिवार तेलंगाना के विकास के सपनों को लगातार कुचलता रहे। तेलंगाना आंदोलन इसलिए नहीं चला था कि कोई एक परिवार साम दाम दंड भेद ये रास्ता अपना करके तेलंगाना को तबाह करने में नई नई साजिश करते रहे। पिछले दिनों अलग अलग चुनावों में भाजपा की जीत इस बात का स्पष्ट संकेत है कि तेलंगाना में अब लोगों ने मन बना लिया है। तेलंगाना में अब बदलाव पक्का है। तेलंगाना में अब भाजपा तय है। मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा का हर एक कार्यकर्ता इसी उत्साह और समर्पण के साथ आगे भी काम करता रहेगा। तेलंगाना तेजी से विकास के रास्ते पर चलेगा, तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त होगा, परिवारवादी पार्टी के चंगुल से मुक्त होगा। और जैसा कि अक्सर मोदी जी की विजिट पर हो चुका है, के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री उस दिन एब्सेंट रहे और उनके बेटे के टी रामाराव दावोस में मीटिंग अटेंड कर रहे थे। मेरे हिसाब से दिल्ली अभी हैदराबाद से बहुत दूर है और 2023 में भी ये दूर ही रहेगा। तो चलिए कुछ डेटा देखते हैं। मेरे हिसाब से बीजेपी यहाँ पर जीत नहीं सकती है। हाँ, उसका वोट प्रतिशत और उसकी सीट्स यहाँ पर बढ़ सकती है। एक तो मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर इस फंक्शन में मौजूद नहीं थे। दूसरा, मोदी जी का जो स्वागत था उसमें स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ रहा है। एक तो कई जगह शहर में गो बैक मोदी पेंट कर दिया गया था। अब ये चीज़ें आप न्यूज़ पर नहीं देखेंगे और शायद ये उत्तर प्रदेश होता तो अब तक देशद्रोह राजद्रोह के कई मुकदमे स्टूडेंट्स पर हो गए होते। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स ने 17 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे मोदी जी के लिए और ये क्वेश्चन काट के जगह जगह पूरे शहर में चिपका दिए गए थे। इधर आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन ये है, वेयर इज आईआईएम फॉर तेलंगाना। ये आईएसबी जहाँ पे मोदी जी गए थे कन्वोकेशन में, ये उसके मेन गेट के बाहर ही ये क्वेश्चन का बैनर लटकाया हुआ है। अब राज्य सरकार की इसमें साठगांठ थी, ये बिल्कुल साफ है। आप अगर लेफ्ट साइड का दृश्य देखेंगे तो यहाँ पे एक पुलिस गाड़ी खड़ी हुई है और पीछे ये कुछ पुलिस वाले खड़े हुए हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स सड़क पर ये पेंट कर रहे हैं गो बैक मोदी।
अब अपने ही देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का स्वागत करना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो लगता है टीआरएस ने भी अपना भी बिगुल बजा दिया है अगले चुनावों का। अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तेलंगाना में उनके पास पार्टी का फेस कोई नहीं है। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट बंडी संजय कुमार या शॉर्ट में बीएसके के नाम से भी जाने जाते हैं। ये अभी हाल ही में दो साल पहले ही यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट बने हैं। ये एक एमपी हैं और इनके पास कोई अन्य पोस्ट, पार्टी की पोस्ट नहीं है। जैसा कि कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा बहुत ही स्ट्रांग बीजेपी के कैंडिडेट थे और 2 बार चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उनके कंपैरिजन में बंडी संजय कुमार एक नोविस हैं, एक नौसिखिया हैं और उनकी लोकल पॉलिटिक्स में भी उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। अब इनका क्लेम टू फेम यही है कि 1996 में ये आडवाणी जी की जो रथ या गाड़ी थी उसकी ये देखरेख करते रहे थे और उसको उनकी जिम्मेदारी ये थी कि ये रथ को चलते रहना चाहिए। संजय जी आरएसएस बैकग्राउंड के हैं। कहने को ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ये करीमनगर छोड़कर मदुरई में कामराज यूनिवर्सिटी जाके इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया, ऐसा इनके एफिडेविट पर लिखा गया है। और ये कोई खास अमीर भी नहीं है, एक नॉर्मल सिटीजन है, लेकिन इनकी पार्टी का हाथ इन पर अब बना हुआ है। संजय कुमार जी ने मोदी जी के आने से एक दिन पहले ही प्रचार का बिगुल बजा दिया। एक जनसभा को करीमनगर में संबोधित करते हुए उन्होंने कई अपने इश्यूज वहां पर डिक्लेयर किए। उनमें से ज़्यादातर उन्होंने बात मुसलमानों के खिलाफ की। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी पावर में आई तो मुस्लिम रिजर्वेशन जो कि 4% है तेलंगाना स्टेट में, उसको ख़त्म कर देंगे। उर्दू को यहाँ पे जो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको हटा देंगे। और उन्होंने कहा है कि सारी मस्जिदें वो खुदवाएंगे क्योंकि हर एक के नीचे एक शिवलिंग मिलने का चांस बना हुआ है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये चुनाव प्रचार किस तरफ जा रहा है। अब तेलंगाना असेंबली 2018 के चुनावों के हम परिणाम देखते हैं। यहाँ असेंबली में टोटल 119 सीट्स हैं। टीआरएस को 88 सीट्स मिली थी, कांग्रेस को 19, एआईएमआईएम को 7, बीजेपी को 1, टीडीपी को 2, फॉरवर्ड ब्लॉक को 1 और इंडिपेंडेंट 1। टीआरएस का वोट शेयर लगभग 47% रहा और बीजेपी का 7%। तो दोनों में उस समय डिफरेंस करीब 40% का था। आज असेंबली की सिचुएशन कुछ ऐसी है। टीआरएस के पास 103 सीट्स हैं, एआईएमआईएम के पास 7, कांग्रेस के पास 6 और बीजेपी के पास 3। एक से बढ़कर बीजेपी 3 हो गई। कुछ बाई इलेक्शंस बीजेपी ने जीते। उधर काफ़ी सदस्य कांग्रेस के छोड़कर टीआरएस में मिल गए और टीआरएस ने भी कुछ उपचुनाव भी इस दौरान जीते हैं। तो पिछले असेंबली इलेक्शन में बीजेपी केवल 7% वोट शेयर लेकर ये कैसे सोच रही है कि इस इलेक्शन में वो जीत जाएगी। वो कुछ इसलिए है कि जनरल इलेक्शन जो 2019 में हुआ था उसमें बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 20% के ऊपर पहुंच गया। हालांकि टीआरएस का वोट शेयर भी 47% से बढ़कर 53% के ऊपर पहुंच गया है। अब देखें बीजेपी का पोलराइजेशन का गेम प्लान क्या है। 2011 के सेंसस के मुताबिक मुस्लिम पॉपुलेशन तेलंगाना में 12.68% थी। ये यूपी के प्रतिशत से बहुत कम है जहां पे करीब करीब 20% मुस्लिम्स रहते हैं। मुस्लिम पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा हैदराबाद में है जहां पे 43.4% मुस्लिम्स रहते हैं। इसके अलावा 10% से ऊपर केवल 6-7 ज़िले ही हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है। ये ज़्यादातर ज़िले हैदराबाद के आसपास के एरिया में हैं, जैसा कि रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, या फिर उत्तर तेलंगाना में जैसा कि आदिलाबाद, कामारेड्डी, निर्मल, निज़ामाबाद इत्यादि। अब एक बार ये मैप ज़रा ध्यान से आप देख लीजिए।
ये मैंने प्लॉट किया है मुस्लिम पॉपुलेशन परसेंटेज इन तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट वाइज। जो डार्क ब्लू कलर्स हैं वो ज़्यादा परसेंटेज है, और जैसे जैसे लाइट होते जाता है वो कम पॉपुलेशन है। तो सबसे ज़्यादा हैदराबाद में, जहाँ 43.5% है, और उसके बाद जो मैंने ज़िले जिक्र किए 10% से ज़्यादा, आदिलाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, संगारेड्डी, विकाराबाद, ये सारे उत्तर में या हैदराबाद के आसपास के हैं। तो अगर बीजेपी की पोलराइजेशन की स्ट्रेटजी अगर काम भी की, उसमें वैसे मेरे को डाउट है, यहाँ के लोग तेलंगाना के बहुत समझदार हैं, लेकिन अगर काम भी की तो इनका अफेक्ट ज़्यादा जो है इन्हीं ज़िलों में होगा जो ये डार्क ब्लू कलर्स में है। ये एरिया का टोटल करीब करीब 1/4 है, यानी कि असेंबली सीट्स अगर आप यहाँ से मैप करेंगे तो करीब करीब 30 सीट्स या 35 सीट्स बनती हैं। और यही बात मैं करॉबरेट करूंगा 2019 के इलेक्शन के रिजल्ट्स पर। ये जो मैप आप देख रहे हैं ये है जनरल इलेक्शन 2019 में एमपी का इलेक्शन। जो ऑरेंज एरियाज है वहां से बीजेपी जीती थी, 4 सीट्स वो जीती थी। ये एरिया वही है, आदिलाबाद, निज़ामाबाद, निर्मल वो एरिया है। और एक हैदराबाद से किशन रेड्डी जीते थे, वो सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते थे। तो ये 4 सीट्स उनको मिली थी। यही एरिया में अगर असेंबली जो सेगमेंट्स है वो करीब करीब 30 या 35 बनते हैं। केवल एक आर्ग्यूमेंट के लिए, यहाँ पे जो असेंबली सेगमेंट्स हैं 30-35, अगर वो 50-50 डिवाइड हो जाएं टीआरएस और बीजेपी के बीच में, तो बीजेपी जो कि 2018 में जिसने 1 सीट जीती थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा 16-17 या मैक्सिमम 20 सीट्स यहाँ पर जीत पाएगी। ये मेरा कोई प्रेडिक्शन नहीं है आने वाले पोल का, ये केवल डेटा एनालाइज किया है कि जो एमपी सेगमेंट्स थे वहाँ पे जो सीट्स हैं असेंबली की, अगर वो डिवाइड हो जाएं तो क्या होगा। और मैं हमेशा कहता हूँ इलेक्शन नंबर्स का खेल नहीं होता है, इलेक्शंस में राजनीति चलती है जो बहुत ही अलग होती है। और एंड में थोड़ा सा हम देखते हैं विकास के 2-3 पैरामीटर्स जो मोदी जी कहते हैं कि परिवारवाद ने तेलंगाना में को तबाह कर दिया है। तो देखें क्या है ये तबाही का डेटा। ये है जीडीपी की ग्रोथ रेट तेलंगाना की वर्सेस इंडिया की। ये पिछले 7-8 साल में ये इंडिया की दर से बहुत ऊपर रही है। ये स्टेट बना ही 2014 में था जब पहला इलेक्शन हुआ है। और पिछले दिनों कोरोना के दिनों में भी ये इंडिया की ग्रोथ दर से, जबकि जो सबसे नीचे हो गई थी -7% ग्रोथ दर, तब भी तेलंगाना की ग्रोथ लगभग 0 पर ही पहुंची थी। इसको अगर आप कंपेयर करें उत्तर प्रदेश और गुजरात, जो कि 2 मॉडल्स आजकल बीजेपी बोलती है, इनफैक्ट ज़्यादा आजकल वो उत्तर प्रदेश का मॉडल की बात कर रहे हैं, गुजरात थोड़ा बैक बर्नर पर चला गया है। ये लाल कर्व यूपी का है और ये कई जगह इंडिया की ग्रोथ दर से भी नीचे पहुंच गया है। तेलंगाना और गुजरात से तो दोनों से ये बहुत नीचा है। एक नज़र इन राज्यों की पर कैपिटा जीडीपी पर, जिसको देख के आपको यूपी मॉडल पूरी तरह समझ आ जाएगा। तेलंगाना की पर कैपिटा इनकम 1.5 लाख रुपए के करीब है 2021 में। तब यूपी की पर कैपिटा इनकम 47,200 रुपए के आसपास थी, जो कि तेलंगाना से करीब करीब 1/3 थी। और भारत की पर कैपिटा जीडीपी पिछले साल लगभग 1 लाख रुपए थी। और ये कार्यक्रम खत्म करने से पहले मैं केवल 2 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स क्या बिल्कुल संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। तेलंगाना एरिया में ग्राउंड वाटर की कमी है या कंटेमिनेटेड है। अब जो लोग हैदराबाद में रहते हैं उन्हें पता होगा यहाँ ड्रिंकिंग वाटर की समस्या कैसी थी 2014 से पहले। मैं आपको बता रहा हूँ मिशन भागीरथी के बारे में। टीआरएस सरकार ने एक मिशन मोड प्रोजेक्ट किया था जिसमें पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर करीब 2 करोड़ लोगों के घरों तक, जो कि गांव में भी थे और शहरों में भी थे, 20 लाख हाउस होल्ड, इन तक ये पाइप्ड वाटर 100 लीटर्स प्रति
पर्सन प्रतिदिन के हिसाब से ये सप्लाई किया था। इस टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट 43,751 करोड़ थी और ये लगभग 3 साल में कंप्लीट किया गया। और ये चीज शायद मोदी जी भूल गए हैं कि इसके पहले चरण का इनॉग्रेशन उन्होंने ही इसको किया था मेडक जिले में 6 अगस्त 2016 को, जहां पे चीफ मिनिस्टर भी मौजूद थे। और यही केवल नहीं किया, इससे पहले 22 मई 2016 को मन की बात प्रोग्राम में प्रधानमंत्री ने पूरा एपिसोड भागीरथी प्रोजेक्ट के ऊपर ही कहा और इसीलिए इसको फर्स्ट प्राइज मिला था नेशनल वाटर मिशन अवार्ड में 2019 में। नीति आयोग ने इसकी सराहना की थी और उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा ने ये मॉडल लेकर अपने यहाँ भी इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया है। और अंत में मैं बात करूंगा कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की, जो करीब 1,20,000 करोड़ खर्च करके बनाया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो करीब करीब 3 साल के अंदर कंप्लीट कर दिया गया, समय से पहले, और खर्चा भी इस पे बजट से कम हुआ। इस प्रोजेक्ट ने, जैसा कि अंग्रेजी में कहते हैं, इट हैज टच्ड द लाइफ ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इन तेलंगाना। यहाँ क्योंकि मैं खुद इसका एक बेनिफिशियरी हूँ, क्योंकि हैदराबाद के ड्रिंकिंग वाटर की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो गई है। पिछले 2-3 साल से हम सबको, यहाँ रहने वालों को, पानी की जो समस्या थी वो इस प्रोजेक्ट की वजह से ख़त्म हो गई है। इसके अलावा पूरे तेलंगाना में नदर्न पार्ट में इरिगेशन शुरू हो गया है, जो कि एक ऑल वेदर अब क्रॉप्स वहाँ पे डाल सकते हैं। और इसका नतीजा ये है कि स्टेट की एग्रीकल्चर इनकम पिछले 3 साल में 3 गुना बढ़ चुकी है। मैं तेलंगाना के बारे में अभी बहुत कुछ बात कर सकता हूँ, और जो कि ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पिछले 7-8 सालों में हुआ है। मैं केटीआर के बारे में, केटी रामाराव के बारे में बात कर सकता हूँ। मैं यहाँ का आईटी एक्सपेंशन के बारे में बात कर सकता हूँ। यहाँ के बिजली के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन बस इस कार्यक्रम में बस इतना ही बोलूँगा कि यहाँ पर फिलहाल एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं है टीआरएस सरकार के खिलाफ। तो जैसा मैंने शुरू में कहा, इस इलेक्शन में तो हैदराबाद दिल्ली से दूर ही रहने के बहुत बड़े चांसेस हैं। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले बार फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।